Good evening, students. As you know that we are following the first chapter of political science class 10th, and the chapter is power sharing. So it will be the third part of this chapter. Earlier I have uploaded two parts, and we have just know about the case study of Sri Lanka and Belgium. बच्चों, हमने बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी के बारे में पढ़ा, जाना, समझा और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी वहाँ पे कि किस तरह से जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स होते हैं और जो डाइवर्सिटी होती है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की, वो किस तरह से एकोमोडेट होते हैं, मतलब अपने देश में किस तरीके से वो रहते हैं। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्या होता है और क्या होना चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों को हमने इन दोनों केस स्टडी को पढ़ करके कुछ तो समझा। अब हम लोग आते हैं, केस तो हमने देख लिया बच्चों, अब हम आते हैं थ्योरी पे, यानी ये पावर शेयरिंग क्या है, ये क्यों होनी चाहिए किसी भी देश में। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो हम लोगों को इसका सारी चीज़ें इसके बारे में समझ में आएगी। तो हमारा हेडिंग है, हमारी टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी ये पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। ठीक है, जो शक्तियां हैं, ख़ासतौर से जो प्रशासनिक शक्तियां हैं या जो अधिकार हैं, वो एक अकेले को नहीं उसका उपयोग करना चाहिए, बल्कि मिल बांट कर उसका उपयोग करना चाहिए। तो उन शक्तियों को मिल बांट कर उपयोग करने क्यों ज़रूरी है ना, इसको पढ़ते हैं। Thus two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. ठीक है, तो हमारे पास कुछ कारण हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। वो कौन से कारण हैं? ठीक है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. सबसे पहले पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विवाद की संभावनाओं को कम कर देती है। जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे हों, भाषा के आधार पे हों, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद, झगड़े की जो संभावना है, उसको कम, अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे, मतलब अधिकारों को बराबर बराबर बांटेंगे सभी में, सभी को अधिकार देंगे, तो निश्चित रूप से झगड़े कम होंगे। कि भैया अगर वोट डालने का अधिकार हमको मिला है तो वोट डालने का अधिकार तुमको भी मिला है, तो फिर झगड़ा किस बात का, तुमको भी अधिकार मिला है, हमको भी है ना। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बच्चों। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। चूँकि जो सामाजिक संघर्ष होता है, दो समुदायों या दो से ज़्यादा समुदाय हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर कोई झगड़ा है, विवाद है, तो वो अक्सर जो है हिंसा का रूप ले लेता है। मार काट, मार पीट, हथियार, गोली डंडा, है ना, वायलेंस, हिंसा होने लगती है। और हिंसा से क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, अराजकता हो जाती है, जिसको हम लोग इंसर्जेंसी बोलते हैं, है ना। तो पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, गुड वे, कि किसी भी देश में सुनिश्चित एंश्योर
एक सुनिश्चित हो कि वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था एकदम स्थायी रहेगी, स्टेबल रहेगी, है ना, अस्थिर नहीं रहेगी, स्थिर रहेगी। मतलब जो राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे लोकतंत्र है, जो भी है, जो भी व्यवस्था है लोकतंत्र, तो वहाँ शासन प्रशासन राज व्यवस्था सही तरीके से चलेगी। अब तुमने जैसे श्रीलंका का केस देखा, श्रीलंका में किस तरह से मेजॉरिटेरियन व्यू था वहाँ की सरकार का। सिन्हला लोगों ने अपनी सुपरमेसी, अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की, वो 74% थे। तमिल जो थे वो सिर्फ 18% थे, लेकिन उस सिर्फ 18% तमिलों ने इस तरह से संघर्ष किया कि जो श्रीलंका का जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो पूरी एकदम चरमरा गई, धराशायी हो गई। हर तरह से वो पिछड़ गया, चाहे इकोनॉमिक वे में, चाहे कल्चरल वे में, चाहे सोशल वे में, वो पिछड़ गया, बर्बाद हो गया। लेकिन अगर उसने पावर शेयरिंग की होती, तमिलों को भी बराबर के अधिकार दिए होते, तो क्या होता? स्थितियां विपरीत होती। ठीक है, तो यहाँ पर पावर शेयरिंग इज द कंडीशन टू स्टेबल द पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ समझ में आया। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. कुछ समय के लिए अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी, यानी जिन लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, जिस कम्युनिटी की जनसंख्या ज़्यादा है, वो अगर अपनी इच्छा, इम्पोजिंग द विल, यानी अपनी इच्छा को जबरदस्ती थोप देता है दूसरों के ऊपर कि भैया हम तो ज़्यादा हैं, हम तो 80 हैं, 85 हैं, वो लोग तो 10-15 हैं बस, तो हम अपनी मनमर्जी अगर उन 10-15 लोगों पर थोप देंगे, हमारा कर क्या लेंगे? वो तो 10-15 ही हैं, हम तो 85 हैं, दे आर 15 out of 100 and we are 85 out of 100, है ना। तो कुछ समय के लिए लगेगा कि नहीं, ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है, एक आकर्षक विकल्प है ये, कि भैया चलो कुछ नहीं हो पाएगा, ये 10-15% क्या कर लेंगे। लेकिन बट इन अ लॉन्ग रन, लेकिन लंबे समय के लिए ये व्यवस्था देश की एकता को तोड़ने वाली होती है। वो 10-15% लोग हैं, वो कुछ समय के लिए दबेंगे, ठीक है, डरेंगे, लेकिन हमेशा नहीं। जब वो जान जाएंगे कि हमारी नियति इसी तरह से है, हमको इसी तरह से ये लोग कंटिन्यू दबाएंगे, तो वो रिवोल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे। और निश्चित रूप से जब देश के अंदर ही आपस में ही झगड़े होने लगेंगे, तो देश की एकता तो खतरे में पड़ जाएगी। अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often bring ruin to the majority as well. और ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी बहुसंख्यक लोगों की ये जो ये अत्याचार है, जो जबरदस्ती मनमर्जी थोपने की जो प्रवृत्ति है माइनॉरिटी लोगों के ऊपर, अल्पसंख्यक के जो संख्या में कम है उनके ऊपर, ठीक है, ये ऑप्रेसिव होती है। ठीक है, ये न सिर्फ ऑप्रेसिव होती है, यानी दबाने वाली, सताने वाली, इट ऑफन ब्रिंग रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल, ये मेजॉरिटी को भी बर्बाद कर देती है। मतलब जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है उनको भी बर्बाद कर देती है। श्रीलंका का केस तुमने देखा है ना, श्रीलंका के सिन्हला लोगों ने, जो वो मतलब वो मेजॉरिटी थे, 74% थे, उन लोगों ने ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाने की कोशिश की, श्रीलंकन तमिल पर थोपा, तमिलों पर 18% तमिलों पर। क्या हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध, सिविल वार हो गया। तो इस सिविल वार का नुकसान सिर्फ तमिलों को नहीं हुआ, सिन्हला लोगों को भी हुआ। हजारों सिन्हला लोगों की भी जानें गई, उनकी भी प्रॉपर्टी बर्बाद हुई, उनका भी जो देश तो सबका था ना, खाली तमिलों का नहीं, उनका भी था ना, तो देश पिछड़ गया। नुकसान हुआ,
तो इसमें सबका नुकसान है ना, खाली तमिलों का नुकसान नहीं, इसमें तो सब लोगों का तो नुकसान हुआ, मेजॉरिटी का भी नुकसान हुआ, ठीक है। देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन, और अब ये तो थे कुछ फर्स्ट सेट ऑफ रीजन, है ना। अब दूसरा काफी गहरा कारण क्या, वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहां लोकतंत्र है, जहां लोगों द्वारा, आम लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, वहां पर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होती है, क्यों अच्छा होता है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चों, लोकतंत्र, यदि लोकतंत्र एक मनुष्य है तो पावर शेयरिंग उसकी आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही पावर शेयरिंग। जब लोगों का शासन है, आम लोगों ने खुद अपनी सरकार को चुना है, तो निश्चित रूप से अधिकार मिले होंगे, लोगों को अधिकार मिले होंगे और बराबर पे मिले होंगे, इक्वालिटी ऑन द इक्वालिटी बेसिस, बराबर के आधार पे सबको मिले होंगे, तो पावर शेयरिंग तो यहीं पे हो गई। तो अगर लोकतंत्र है तो उसकी आत्मा है पावर शेयरिंग। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पावर शेयरिंग यानी शक्तियों को जो बांटना होता है, ये with those affected by its exercise, यानी सरकार चलाने से जो लोग प्रभावित होंगे, ठीक है, और जो लोग इसके प्रभाव के साथ जिएंगे। सरकार चलाने में जो लोग शामिल होंगे और वो लोग जो इससे प्रभावित होंगे, दोनों के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए या होता है कि अगर आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हो तो किस तरह से तुम हम पर शासन करोगे, इसके बारे में तुम हमसे भी विचार विमर्श करो। मतलब हमसे ही पूछो कि तुम हम पर कैसे शासन करोगे। यही होता है पावर शेयरिंग और यही होता है लोकतंत्र, ठीक है। मतलब ये राजतंत्र और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। राजा कभी भी जनता की, प्रजा की इच्छा नहीं पूछता कि हम ये कानून तुम्हारे लिए बनाएं या ना बनाएं, लेकिन लोकतंत्र में अगर कोई कानून बनता है, जनता के लिए बनता है, तो जनता से पूछ कर बनता है। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन, लेजिटिमेट यानी विधि द्वारा स्थापित सरकार या विधि या कानून पे चलने वाली जो सरकार होती है, ठीक है, इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, जहाँ पे नागरिक जो हैं उनकी भागीदारी व्यवस्था में अपना एक उच्च स्थान रखती है, ठीक है। एक विधायी सरकार, एक विधि द्वारा संचालित, एक कानूनी रूप से कानून का पालन करने वाली एक जो वैधानिक सरकार है, वहाँ पर नागरिकों की भागीदारी व्यवस्था में एक उच्च स्थान रखती है। यानी कहने का मतलब सरल शब्दों में अगर हम करें कि जो भी व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें नागरिकों की भागीदारी, लोगों की भागीदारी, यानी लोगों को भी डिसीजंस में, निर्णय लेने में शामिल करना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है सबसे। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। बच्चों, टू सेट ऑफ रीजंस हमने देखे। एक तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पावर शेयरिंग जरूरी है झगड़ा लड़ाई से बचने के लिए, देश की एकता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, और किसी तरह का हिंसा ना हो, वायलेंस ना हो, देश की तरक्की में कोई बाधा ना हो, तो इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। दूसरे सेट में हमने देखा कि डेमोक्रेसी
अगर कोई डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग तो उसकी आत्मा है ना। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस थे उनको कहा गया प्रूडेंशियल और दूसरे को मोरल। अब प्रूडेंशियल क्या होता है बच्चों? प्रूडेंशियल का मतलब वो फैसले जो फायदा और नुकसान सोचकर किए जाते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमें फायदा होगा। यानी फैसले लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस बात को दिया जाता है कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है, हमें लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह की जो फैसले होते हैं या उस तरह की जो बातें होती हैं उनको हम प्रूडेंशियल बोलते हैं, प्रूडेंशियल। और दूसरा होता है मोरल। मोरल यानी नैतिक, नैतिक आधार पे, यानी क्या सही है, क्या सही होना चाहिए। ये फ़ायदा नुकसान, यहाँ पर फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता है ना, यहाँ पर सत्य और असत्य देखा जाता है कि सच्चाई किस में है, अच्छी बात किस में है, ठीक है। While prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasizes the very act of power sharing as valuable. जहाँ एक तरफ जो prudential reasons हैं वो इस बात पर जोर डालते हैं कि पावर शेयरिंग जो है किसी भी देश के लिए अच्छे परिणाम लाएगी, किसी भी देश के लिए अच्छे परिणाम लाएगी। वहीं जो नैतिक कारण है, मोरल रीज़न है, वो पावर शेयरिंग को एक बहुत ही वैल्यूएबल मतलब एस्पेक्ट ऑफ मतलब अ नेशंस रिक्वायरमेंट, मतलब एक राष्ट्र के लिए एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है पावर शेयरिंग, बहुत ज़रूरी चीज़ है, वैल्यूएबल चीज़ है, उस पर ज़्यादा जोर देता है मोरल रीज़न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब आते हैं हम लोग जो मेन चीज़ है बच्चों, में मेन जो आपका हेडिंग्स है मैं उसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कई तरीके से। अब आते हैं बच्चों हम लोग जो मेन चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। 4 नंबर 5 नंबर में एक क्वेश्चन बनता है कि पावर शेयरिंग कितने प्रकार की होती है, किन तरीक़ों से पावर शेयरिंग होती है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. देखो ये बड़ी लाइन, छोटी सी लाइन है, लेकिन इसके अंदर मीनिंग बहुत गहरा, इसीलिए एनसीईआरटी को, बच्चों एनसीईआरटी को समझना बहुत आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, लेकिन तुम डरो मत, बहुत मुश्किल भी नहीं है। अब देखो इस लाइन में ही बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। ये कह रहा है कि द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ एमर्ज्ड, यानी जो ये पावर शेयरिंग का जो विचार, ये निकला कहाँ से, इसका उदय कैसे हुआ। अब इसको समझाने से पहले मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। सुबह सुबह का सूरज, सुबह सुबह का सूरज, उससे निकलता हुआ प्रकाश, सुबह 5 बजे हम उठे, हम 5 बजे उठे, अपने घर की छत पे गए या बालकनी में गए या घर से बाहर निकले, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है, रोशनी हो रही थी, हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमको वो सुबह सुबह का 5 बजे का सूरज क्यों अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि वो अंधकार में से निकला है, क्योंकि उसने अंधकार को हराया, अंधकार को हरा करके उसने प्रकाश को दिखाया हमें, तो वो हमें अच्छा लगा। समझ गए? मतलब अगर कोई पॉजिटिविटी है तो डेफिनेटली उस पॉजिटिविटी के पीछे एक नेगेटिविटी भी है, उस नेगेटिविटी को हराने के लिए ही
पॉजिटिव, जैसे रावण का अंत करने के लिए ही राम आए। राम का जन्म क्यों हुआ? रावण का अंत करने के लिए। उसी तरह से जो पावर शेयरिंग की आइडिया, ये कहां से आई? इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, यानी जो पहले राजतंत्र में हुआ करता था कि जो राजनीतिक शक्तियां होती थी वो अनडिवाइडेड होती थी, किसी को बांटी नहीं जाती थी। सारी राजनीतिक शक्तियां एक ही आदमी या एक ही परिवार या कुछ लोगों के हाथ में ही होती थी, है ना। उन्हीं लोगों को निर्णय लेने का अधिकार होता था, शासन करने का अधिकार होता था, ठीक है। तो इस खराब व्यवस्था में से ही एक विचार उभरा, और वो विचार क्या था? पावर शेयरिंग, यानी कि पावर्स को डिवाइड करो, बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो और लोगों को भी शक्तियां दो, अधिकार दो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब बुराई में से ही अच्छाई का उदय होता है। ये बात समझ गए होगे बच्चों। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिजाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेटेड एट वन प्लेस। बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे, कह लो कि हजारों साल तक ये विश्वास किया जाता था, ऐसा विश्वास था कि सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं, सरकार की जितनी भी ताकत है, वो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के हाथ में होनी चाहिए, जो कि एक स्थान पर रहें, लोकेटेड एट वन प्लेस, ठीक है। राज्य की राजधानी, कोई देश है उसकी राजधानी, वहाँ रहने वाला महल में राजा और उसके मंत्री, सामंत और जमींदार, इन्हीं के हाथ में शक्तियाँ होनी चाहिए, तभी देश सुरक्षित रहेगा, ऐसा विचार, ठीक है। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. और ऐसा महसूस किया जाता था कि अगर हम अधिकारों को डिस्पर्स कर देंगे, यानी दूसरों को दे देंगे, अगर राजनीतिक अधिकार हम दूसरे और लोगों में बांट देंगे, तो क्या होगा? इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। तुरंत निर्णय, किसी भी मामले को लेकर तुरंत बहुत जल्दी निर्णय हम नहीं ले पाएंगे, हमें इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर हमने कोई निर्णय ले भी लिया तो उसको लागू हम नहीं कर पाएंगे जल्दी से। मतलब अगर कहते थे लोग कि भाई राजा है, राजा कोई भी मामला आया, राजा फट से 1 मिनट में उसके दिमाग में बात आई और उसने निर्णय ले लिया, फट से निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया और उसको लागू कर दिया। लेकिन अगर उसने अपने इस निर्णय लेने के अधिकार को दूसरों लोगों को दे दिया और लोगों को दे दिया, है ना, 1000-2000 लोगों को दे दिया कि भैया इस मामले पे निर्णय लो, तो भाई 1000-2000 लोग सोचेंगे, सबकी अलग अलग राय होगी, अलग अलग उनका कॉन्सेप्शन होगा, परसेप्शन होगा, फिर वो लोग मिलेंगे, फिर बात होगी, फिर क्या है, फिर राजा चुनेगा किसका अच्छा है किसका खराब है, लोगों में डिस्प्यूट होगा कि भैया हमारे निर्णय को क्यों नहीं मानते हो। तो इसमें क्या होगा, निर्णय नहीं, तुरंत निर्णय नहीं ले पाएंगे और फिर उसको लागू करने में लेट लगेगी, ऐसा माना जाता था, ठीक है। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जब लोकतंत्र आया, जब लोकतंत्र का उदय हुआ, डेमोक्रेसी नाम की व्यवस्था जब आई, तो इस तरह के जो नोशन, इस तरह के जो विचार थे, उनका धीरे धीरे अंत होने लगा। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपुल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। और लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण बात है लोकतंत्र की वो कि पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। यानी जो भी राजनीतिक, जितनी भी राजनीतिक शक्तियां होती हैं, उसका स्रोत जनता होती है, लोग होते हैं। पहले क्या था, है ना, ऑटोक्रेसी में या मोनार्की में, राजतंत्र में क्या था, सोर्स ऑफ पावर इज द मिलिटोरियल पावर, है ना।
मतलब शासन की जो शक्ति होती थी वो सेना होती थी, तलवारें होती थी, बंदूकें होती थी, है ना। जिसके पास ज़्यादा सेना होगी, तलवार होगी, बंदूकें होगी, तो समझ लो उसके पास सारी राजनीतिक शक्तियाँ। लेकिन लोकतंत्र ने क्या बताया? लोकतंत्र ने कहा कि लोग सामान्य जनता, जिसके पास जनता होगी, राजनीतिक शक्ति उसी के पास होगी। और ये सिंपल सी बात है, तुम देख लो, आज के डेट में देख लो, हमारे देश से ही देख लो, जो चुनावों में जो ज़्यादा सीटें जीतता है, तो चुनाव में कोई ज़्यादा सीटें क्यों जीतता है? भाई जनता जिसको ज़्यादा पसंद करती है उस पार्टी को ज़्यादा वोट देती है, वो ज़्यादा सीटें जीतती है और सरकार भी वही बनाता है, ठीक है। तो जो भी पॉलिटिकल पावर है वो किस में मतलब आती है? तो वो है पीपल, कॉमन पीपल। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। लोकतंत्र में जो जनता है वो स्वयं अपने ऊपर शासन करती है और उसके लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ठीक है। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। एक बहुत अच्छी लोकतांत्रिक सरकार में हर समूह को, हर सामाजिक समूह को उचित सम्मान दिया जाता है, उनको, उनके विचारों को भी सम्मान दिया जाता है जो कि समाज में है ना। हर समाज में हर विचार को, हर सामाजिक समूह को उचित स्थान और सम्मान दिया जाता है लोकतंत्र में। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। अगर लोगों से जुड़ी अगर कोई नीतियाँ बन रही है तो हर व्यक्ति की बात को सुना जाता है, हर व्यक्ति की बात, हर व्यक्ति अपनी बात रखने का अधिकार रखता है, ठीक है। Therefore it follows that in a democracy political power should be distributed among as many citizens as possible। कहने का मतलब ये है कि इसलिए एक डेमोक्रेसी में, इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर्स, जो राजनीतिक शक्ति होती है वो नागरिकों में बांट दी जानी चाहिए, नागरिकों में डिस्ट्रीब्यूट, वितरण कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप नागरिकों में अधिकारों को बांटेंगे, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। मतलब अधिकारों को आप, जो पावर्स हैं उसको सेंट्रलाइज नहीं बल्कि उसको डिसेंट्रलाइज करो, तभी डेमोक्रेसी स्टेबलाइज होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। आधुनिक लोकतंत्र जो हैं, आधुनिक काल में जो लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पर जो पावर शेयरिंग की व्यवस्थाएं हैं वो कई तरीके से हैं, कई फॉर्म्स में हैं, कई प्रकार में हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। और अब आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं पावर शेयरिंग की जिनको हम हमेशा देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, अपने देश में देखते हैं, महसूस करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये पावर शेयरिंग इस तरीके से ज़रूर होनी चाहिए, इस फॉर्म में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस तुम्हारी बुक में जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है पॉइंट बाय पॉइंट, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।